नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश 24 के चुनावी माहौल में। यहाँ पर हम आपके लिए अलग अलग लोकसभा सीटों की ताजा और गर्मा गर्म चुनावी विषयों पर चर्चा करते हैं। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीति और राजनीतिक दलों की चुनौतियों और नागरिकों की अपने नेताओं से अपेक्षाओं की। तो देखिए चुनावी माहौल से जुड़ी कुछ खास खबरें। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का पारा चढ़ता जा रहा है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ के लिए इस बार राहें आसान नहीं लग रही। दरअसल इसका कारण नकुल नाथ के पिता कमलनाथ के करीबियों का पार्टी से किनारा कर जाना है। बीजेपी की रणनीति कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाने की है। हालांकि छिंदवाड़ा सीट 1980 से कमलनाथ परिवार के पास है। बीजेपी के बंटी साहू नकुल नाथ को चुनौती दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने छिंदवाड़ा सीट जीतने की बहुत कोशिश की। पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने यहां प्रचार किया, लेकिन बीजेपी छिंदवाड़ा विधानसभा सीट पर कमलनाथ को नहीं हरा सकी। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट 1980 से कमलनाथ परिवार के पास है। इस दौरान बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने 1997 के उपचुनाव में कमलनाथ को हराकर केवल 1 साल के लिए ये सीट अपने पाले में कर ली थी। 1998 के आम चुनाव में पटवा ये सीट कमलनाथ से हार गए थे। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को फिर से उम्मीदवार बनाया है। लाइन्स की पार्टी है वो इकट्ठी हुई, एक मैसेज भी गया है। आपको लगता है कि उसका प्रभाव इस लोकसभा चुनाव में पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा। आज की पब्लिक बड़ी समझदार है, इंटरनेट से जुड़ी हुई है, फेसबुक से जुड़ी हुई है, व्हाट्सएप से जुड़ी हुई है, न्यूज चैनल बतेरे हैं, पब्लिक टीवी देखती है, पब्लिक समझदार है, पब्लिक भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देगी। वहीं बीजेपी ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर नकुल नाथ के खिलाफ बंटी साहू को उतारा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बंटी ने छिंदवाड़ा में कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वे हार गए थे। हालांकि इस बार भी कांग्रेस उम्मीदवार की तरह ही साहू पर अपनी आसान जीत का भरोसा जता रही है। कहीं ना कहीं छिंदवाड़े में इन्होंने हमेशा धन बल का उपयोग किया, माफियाओं का उपयोग किया, डरा करके, धमका कर। हमारे 38% छिंदवाड़े में आदिवासी भाई बहन हैं। इनको प्रलोभन दे करके, भ्रम में डाल करके चुनाव जीतते गए। लेकिन जो पिछले 5 वर्षों में हुआ है उसके परिणाम दिखना चालू हो गए। नकुल नाथ जी जो हैं आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं, आदिवासियों को बिकाऊ कह करके संबोधित कर रहे हैं, आदिवासियों को गद्दार कहने का पाप नकुल नाथ ने किया है। तो हमारे छिंदवाड़े के आदिवासी भी समझ चुके हैं, छिंदवाड़े की जनता समझ चुकी है कि इस बार इनको सबक सिखाना है। और पहली सीट मध्य प्रदेश में अगर कोई होगी तो छिंदवाड़ा होगी और पूरे 29 कमल फूल की माला हम मोदी जी को अर्पित करेंगे। साहू 2019 में छिंदवाड़ा में हुए उपचुनाव में भी कमलनाथ से हार गए थे। कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बड़े पैमाने पर कमलनाथ के करीबियों ने कांग्रेस छोड़ दी है। फिर भी बीजेपी के लिए छिंदवाड़ा में नकुल नाथ को हराना आसान नहीं होगा। छिंदवाड़ा जो जिला है, छिंदवाड़ा ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। 1980 में जब इंदिरा गांधी ने जब यहाँ कमलनाथ को सौंपा था, उन्होंने अपने तीसरे पुत्र के नाम से यहाँ सौंपा था। तो कमलनाथ का अपना एक व्यक्तिगत प्रभाव ऐसा हुआ कि उन्होंने छिंदवाड़ा जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था उसको अपने प्रभाव से कमलनाथ का गढ़ में रूप में परिवर्तित कर दिया। लोकप्रियता की अगर बात करें तो लगातार वो जीतते आ रहे हैं। तो इसका ये सीधा सीधा है कि लोकप्रिय हैं, तभी तो क्या कहते इतने सब वेव्स के बावजूद भी कमलनाथ यहाँ पर जीतते आ रहे हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं। तो मेरे को जहाँ तक मेरा अनुभव और जहाँ तक आज की स्थिति अपन जब बात कर रहे हैं तो भले ये जाने वालों से उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। कमलनाथ का ग्रामीण अंचलों के अंदर जबरदस्त पकड़ है। भारतीय जनता पार्टी का ग्रामीण अंचलों के अंदर उतनी पकड़ नहीं महसूस करता हूँ मैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कमलनाथ के करीबियों के जाने का असर पड़ेगा और नकुल नाथ के लिए दोबारा यहां से जीतना आसान नहीं होगा। इस बार मोदी के नाम पर देश में चुनाव हो रहा है।
तो जो मोदी लहर जो चलती है, हर बार हमने माना है कि छिंदवाड़ा उससे अछूता रह जाता है, लेकिन इस बार जो स्थिति में परिवर्तन आया है, क्योंकि जो खास सिपा सलार कहलाते हैं वो ही लगातार छोड़ते हुए जा रहे हैं कमलनाथ जी को, तो स्थिति में परिवर्तन तो आ रहा है। नकुलनाथ के लिए आसान नहीं रहेगा, क्योंकि कमलनाथ की कर्मभूमि मानी जा सकती है, लेकिन लोगों के द्वारा नकुलनाथ को अपनाया नहीं जा पा रहा है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट अकेली ऐसी सीट है जिसे बीजेपी 2019 में नहीं जीत सकी थी। राजस्थान के बीकानेर में मेघवाल बनाम मेघवाल की लड़ाई देखने को मिल रही है। किलों, मंदिरों और भुजिया की पहचान वाली बीकानेर सीट अनुसूचित जात के लिए रिजर्व सीट है। 2004 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के बॉर्डर पर बसा राजस्थान का बीकानेर अपने किलों, मंदिरों और भुजिया के लिए जाना जाता है। बीकानेर लोकसभा सीट अनुसूचित निर्वाचन के लिए रिजर्व है। 2004 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से 3 बार सांसद का चुनाव जीत चुके हैं। इस बार भी बीजेपी ने उन्हीं पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने राजस्थान के पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल को टिकट दिया है। अर्जुन राम मेघवाल को उम्मीद है कि उनके कराए गए विकास की वजह से उन्हें जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रधानमंत्री जी ने कानून मंत्री जैसा महत्वपूर्ण दायित्व दिया, और ये सही है कि इस देश के पहले कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। अगर दलित समाज की बात करें तो मैं दूसरा ऐसा कानून मंत्री हूँ। इसका असर समाज में भी है, और जो बाबा साहब के फॉलोइंग करने वाले जो नागरिक हैं उनमें भी है, और इसका असर आपको चुनाव में भी नजर आएगा। कांग्रेस का कहना है कि 15 सालों में विकास के केवल वादे ही किए गए हैं। ये 3 बार जीतने के बावजूद भी आज पूरे बीकानेर पार्लियामेंट में कहीं भी अपना काम नहीं गिना सकते। एक भी गांव में नहीं जाते, एक भी कार्यकर्ता को नहीं जानते। यहाँ तक कि जो बीजेपी का वर्कर है वही परेशान है। मुझे ऐसा नेता पहली बार मिला है। ये जारी जानकारी मुझे गांव में जाने के बाद मिली है कि मैं पूरे पार्लियामेंट में करीब मैंने 200 गांव निकाल लिए, अभी मुझे 500 गांव और निकालने हैं। लेकिन मुझे फील इस बात का हुआ है कि पहला आदमी है कि किसी गांव में इसका पत्थर नहीं लगाए, कहीं भी इसने कोटा नहीं लगाया है। बीकानेर शहर के बीचों बीच बना रेल ट्रैक लोगों की परेशानी की सबसे बड़ी वजह है। लोगों की मांग है कि इस पर ओवर ब्रिज बनाना चाहिए, जिससे ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल सके। इसके अलावा बाईपास की मांग भी लंबे समय से लटकी पड़ी है। फाटक की बहुत बड़ी समस्या है साहब। दोपहर में दिन भर बंद रहता है। ये दोपहर में 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक बहुत बच्चे परेशान होते हैं। स्कूल से आते हैं बच्चे, बहुत परेशान होते हैं, गर्मी में खड़े रहते हैं यहाँ पे, इसलिए बहुत समस्या है। MP MLA कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सब चुनाव में ये मुद्दा रहता है पर कोई होता नहीं है। यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ आज तक। LED भी पास हुई थी, वो भी नहीं हुई। अंडरब्रिज का भी कहा, वो भी कुछ नहीं। उसके बारे में सब सैंपल वगैरह लिए गए, वो भी कुछ नहीं उसके बारे में। सर बहुत बड़ी समस्या है ये। दिन में 20-30 कोई अनलिमिटेड है, कितनी बार बंद होता है। इंसान को कहीं जाना होता है इमरजेंसी में तो बेहोश हो जाता है। वो भी एम्बुलेंस या कोई पेशेंट है और है, कोई डिलीवरी वाली है, बहुत बड़ी समस्या है। और कोई सरकार ने अभी तक इससे राहत नहीं दिलाई हम लोगों को। इतनी परेशानी साहब, आज इतने वर्षों से कोई भी राजनेता ने कभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। न रेलवे ले रही है, न ये ले रहे हैं। इस धूप में आप जानते हो कितना परेशानी होती है। हम तो कहते हैं ये समस्या समाधान हो तो बीकानेर की आधी समस्या हल हो जाती है, पूरी हो जाएगी करीब। अब आप देखो इस तरफ भीड़ है, इस तरफ भीड़ है, लोग इधर भी खड़े हैं, उधर भी खड़े हैं। कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे निकलने के लिए, और ये धूप जान ले रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन ने राजस्थान की सभी 25 सीटें जीती थी। राजस्थान में 2024 के आम चुनाव 2 चरणों में होंगे। बीकानेर में पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव की हलचल है। प्रचार की मारामारी मची हुई है, लेकिन मथुरा में प्रचार सामग्री का काम ढीला चल रहा है। प्रचार सामग्री बनाने वाली दुकानों पर चहल पहल जरूर है, लेकिन पहले के मुकाबले कारोबारियों का काम जो है वो कम है। देखिए रिपोर्ट।
जैसे जैसे आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बाजार पर भी चुनावी रंग दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रचार सामग्री बनाने वाली दुकानों पर खासी रौनक है। झंडे का काम तो सही चल रहा है। पहले हम साड़ी का काम करते थे तो साड़ी को धूल हो गई है और अब झंडे का काम आ रहा है तो हम सही है। हालांकि प्रचार सामग्री तैयार करने वाले कुछ कर्मचारियों का कहना है कि इस बार काम बहुत कम है। पहले आते थे चुनाव वगैरह थोड़ा बहुत काम वगैरह मिलता था। इस बार ही ना चुनाव का कोई रुख दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है, ना कोई काम धंधे दिख रहे हैं। थोड़ा बहुत चल रहा है, मजदूरों की रोजी रोटी चल रही है हमारी, बस इसी पर चल रहा है। वैसे दूसरी किसी पार्टी के मुकाबले बीजेपी के झंडों की मांग ज्यादा है। चुनाव चल रहा है, चुनाव में काम ठीक चल रहा है। हाँ, चुनाव का बहुत कम है काम, ज्यादा काम नहीं है, थोड़ा थोड़ा काम आ रहा है। और चुनाव में झंडे मैंने छाप रहे हैं, आप किसी पार्टी छाप रहे हैं? थोड़ा बीजेपी के भी छप रहे हैं, तो कांग्रेस की बहुत क्वांटिटी कम है और बहुजन समाज पार्टी की भी बहुत कम है, समाजवादी की भी कम है और बीजेपी का थोड़ा बहुत चल रहा है। आजादी के बाद पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था और तब इसमें 4 महीने का वक्त लगा था। इस बार चुनाव आयोग ने 16 मार्च को चुनावी तारीखों का ऐलान किया था। इस तरह से इस बार चुनावी प्रक्रिया 82 दिन में पूरी होगी। दिनों के लिहाज से ये आंकड़ा पहले आम चुनाव के बाद दूसरे नंबर पर है। लोकसभा चुनाव इस बार 7 चरणों में होने हैं। 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून को खत्म होंगी और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच पश्चिम बंगाल के कूच बिहार का चुनावी पारा हाई हो गया है। यहाँ शीतलकुची के लोग दर्द को नहीं भूल पाए हैं। बता दें कि 2021 विधानसभा चुनाव के दौरान शीतलकुची में हिंसा हुई थी। केंद्रीय बलों की गोलीबारी में 4 लोग मारे गए थे। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार संसदीय क्षेत्र के शीतलकुची इलाके के लोग 19 अप्रैल को 2024 के आम चुनावों के पहले चरण में वोट डालने के लिए तैयार हैं। हालांकि उत्तर बंगाल की इस लोकसभा सीट के वोटर 2021 के विधानसभा चुनावों से जुड़ी दुखद यादों को भुला नहीं पाए हैं। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में कूच बिहार के शीतलकुची इलाके में केंद्रीय बलों की गोलाबारी में 4 लोग मारे गए थे। चुनावी हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों का आरोप है कि बिना किसी उकसावे के, वहीं सीआईएसएफ का दावा है कि कुछ गांव वालों के हमला करने के बाद उन्होंने अपने बचाव में गोली चलाई। ইচ্ছা হয় না ভোট দিতে, কেন ওদিক দিয়ে গেলে আমাদের মন মেজাজ ভাঙে যায়, ওদিকে গেলে আমাদের শরীর একা দুর্বল হয়ে যায়। তাতে ওই ছেলের মা ওই যে পুলিশকে দেখিয়া কাল থেকে কান্না শুরু করে দিছি। ওই দিনকার স্মৃতিটা মনে পড়ে, আজকে সারাদিন কাঁদতে আছে। शीतलकुची हिंसा में जान गंवाने वाले 4 लोगों को राज्य सरकार से मुआवजा मिला। हालांकि इनमें से एक मृतक के परिवार का कहना है कि बेटे की मौत के बाद उनके लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। মেজো ছেলেটার চাকরি দেওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করছি, নেতা মন্ত্রীর কাছে গেছি, ওরা কোনো সাড়া দেয়নি, কিছু পাইনি না। হালত খুব খারাপ চলছে বর্তমান সংসার, এখন ওষুধ কিনে খাবো, পয়সা নাই। इस बीच कूच बिहार से बीजेपी उम्मीदवार निशित प्रामाणिक ने तृणमूल कांग्रेस को हिंसा का दूसरा नाम बताया है। वहीं मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का आरोप है कि चुनाव के लिए तैनात किए जा रहे केंद्रीय बल बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। टीएमसी का दूसरा नाम ही है वायलेंस। जब तक वायलेंस है तब तक टीएमसी है, जब वायलेंस खत्म हो जाएगा टीएमसी भी खत्म हो जाएगा। और इसमें अगर सबसे बड़ा टीएमसी का इस वायलेंस करने में कोई सबसे बड़ा मददगार है तो वो पश्चिम बंगाल का ये पुलिस है जो टीएमसी के साथ पूरा मिला हुआ है। আমি ইসিকে হাম্বল রিকোয়েস্ট করব, আই এম নট ক্রিটিসাইজিং বাট ডেমোক্রেটিক, আই হ্যাভ দ্য ডেমোক্রেটিক রাইট।
I will plead the election commission. Please see how BJP people are doing hooliganism and how the BSF in the name of CISF, income tax, NIA are moving towards BJP workers and leaders and harassing and torturing the people. It cannot be a democratic level playing field. टीएमसी यूथ कांग्रेस के पूर्व नेता प्रमाणिक को 2018 में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। बाद में वे बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं कूच बिहार के पूर्व एसपी देवाशीष धर को वीरभूम से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने धर को 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान सीतलकुची में हुई 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। सीतलकुची इलाका भारत बांग्लादेश सीमा से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के लोगों के लिए खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और बेरोजगारी खास मुद्दे हैं। আমাদের চাওয়া পাওয়া এটাই যে দুর্নীতি যাতে করে বন্ধ হয়, সর্বত্র দুর্নীতি যাতে বন্ধ হয় আর উন্নয়নের যাতে করে ব্যবস্থা করে, আর বিশেষ করে এই স্কুল কলেজ এবং বেকারত্বটা দূর করতে হবে, চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। সব ধরনের চাকরি, অনেক বেকারত্বে ভুগছে, কেউ আবার হয়তো আত্মহত্যা করার মতো পরিস্থিতিও নিচ্ছে ভবিষ্যতে যদি তাদের কোনো ব্যবস্থা না হয়। कूच बिहार लोकसभा सीट पर निशित प्रमाणिक का मुकाबला सीटीआई विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के विधायक जगदीश चंद्र वर्मा बसुनिया से है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव का जो माहौल है वो पूरी तरह से गर्म है। चंद्रपुर सीट के चुनावी समीकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ रोचक मुकाबले का सीन बन चुका है। कोयला भंडार के मशहूर चंद्रपुर लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। बता दें कि यहाँ से 2019 में कांग्रेस के सुरेश धनोरकर को जीत मिली थी। रिपोर्ट देखिए। कोयला भंडार के लिए मशहूर महाराष्ट्र का चंद्रपुर औद्योगिक शहर है। ये राज्य के विदर्भ इलाके में खुदाई केंद्र के रूप में जाना जाता है। इस लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीट हैं। इस सीट पर 2019 के चुनाव में कांग्रेस के सुरेश धनोरकर को जीत मिली थी। उन्होंने बीजेपी के हंसराज अहीर को 40,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। राजनीतिक जानकारों का अनुमान है कि इस बार इस सीट पर कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि महायुति गठबंधन ने 6 बार के बीजेपी विधायक और महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुंगतीवार को अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने चंद्रपुर लोकसभा सीट के 6 में से 2 विधानसभा सीट पर चुनाव जीता है। उन्होंने बल्लारपुर से पिछले 3 बार विधानसभा चुनाव जीते। इससे पहले वे चंद्रपुर विधानसभा सीट से 3 बार चुने गए। कोई भी माई का आवाज ये नहीं कह सकता कि मैंने प्रगति नहीं की या मैंने इस मतदार संघ की सेवा नहीं की। अब बारी आई है केंद्र के माध्यम से चंद्रपुर वन्य आर्मी लोकसभा क्षेत्रों की समस्याओं को सुलझाने और लोकसभा में मैं चंद्रपुर आर्मी वन्य लोकसभा का आवाज बुलंद करूंगा, आम जनता का आवाज बुलंद करूंगा और केंद्र सरकार की ओर से जो योजना है छोटी से बड़ी तक सब योजनाएं ये मैं अपनी लोकसभा क्षेत्र में लाऊंगा। मेरी ये कोशिश रहेगी। चंद्रपुर जिले में जो विकास हुआ, चंद्रपुर शहर में विकास हुआ, बल्लारशाह विधानसभा में जो विकास हुआ, वो 30 साल से जो बीजेपी ने विकास किया है, यानी सुधीर मुनगंटीवार जी ने जो विकास किया वो बाकी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा हुआ नहीं है। और इसी कारण जो बीजेपी की सीट उनको दिया गई है तो विकास के नाम पे दिया गया है, क्योंकि विकास करने के लिए एक उच्च शिक्षित होना जरूरी है, उनका अनुभव होना जरूरी है। कांग्रेस ने चंद्रपुर लोकसभा सीट से एक दूसरी विधानसभा सीट बरोरा की विधायिका प्रतिभा धनोरकर को उम्मीदवार बनाया है। उनके पति सुरेश धनोरकर ने 2019 में कांग्रेस के टिकट पर चंद्रपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। उनका पिछले साल मई में निधन हो गया। विरोधी पक्ष के जो उम्मीदवार है, मुझे उनसे भी कहना है कि आप हर भाषण में दावा ठोकते हैं कि हमने 33 कोटी वृक्ष लगाए हैं।
अगर 33 कोटि वृक्ष जिंदा होते तो इतना बड़ा प्रदूषण ये जिले में नहीं होता। प्रतिभा ताई धानोरकर अपना फॉर्म भरने के लिए जा रही थी नामांकन को, तो बुलाने से वो लोग नहीं आते, एक जनसैलाब आया था बिना बुलावे से। तो जाहिर है कि ताई के साथ में सिंपैथी भी बहुत है, क्योंकि बाड़ू भाऊ एक ऐसा नाम है जो 5 साल जिन्होंने इस धुरा संभाली है चंद्रपुर जिले निर्वाचन वनी आर्नी निर्वाचन क्षेत्र की, और वो प्रेरणा लेकर आई बाड़ू भाऊ धानोरकर की। और ताई के साथ में आज पूरा समाज, ओबीसी समाज, मुस्लिम समाज, जितना भी समाज है, मैं समझता हूं कि आज ताई के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। चंद्रपुर में बड़ी संख्या में लोगों का कहना है कि बेरोजगारी उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा महंगाई, महिला असुरक्षा और बढ़ती अपराध दर भी महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये मुद्दे वोटिंग के रुझान पर असर डालेंगे। बीजेपी ने जो रूल किया है 10 साल में, वहां से बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं की असुरक्षा, धार्मिक मतभेद यह उत्पन्न हुए हैं। तो इस उत्पन्न खतरे को, कमियों को दूर करना है तो कांग्रेस की विचारधारा, जिसने इतने सालों में इन सब चीजों के विरुद्ध में लड़ाई लड़ी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रपुर उस चीज को ध्यान में रख के काम करेगा कि किसने इस देश के विकास में काम किया है, किसने महंगाई के विरुद्ध में काम किया है, वो ध्यान रखते हुए वो वोट करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार चंद्रपुर वासी कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। कि अगर हम लोकल मुद्दों पे बात करें तो लोकल मुद्दों में हमारे यहाँ भाजपा के शासन में दारूबंदी की गई थी, जिससे सिटी में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया था और बेरोजगारी भी बहुत बढ़ी थी कि जो छोटे छोटे दुकानदार छोटी छोटी जगहों पे लोग काम करते थे, तो वो बेरोजगारी को भाजपा ने बढ़ाया था। तो उसका रोष इस बार भाजपा पे दिखेगा। चंद्रपुर सहित महाराष्ट्र की सभी 48 लोकसभा सीट पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। फिलहाल 24 के चुनावी माहौल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।